आज की हमारी कहानी है सआदत हुसैन मंटू की तौबा टैक्सी। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और भला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लौहाकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए थे। उधर का हाल मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प मेगोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ अस्तूरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्टंडों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकर फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़ियत से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जना है जिसको कायद आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वक़ा क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागलखाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बालिकर अलग थलग बाग की एक खास रूस पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धरंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया।
चिंयोट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म का रकन रह चुका था, वो एक दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था। यक लखत ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचा एक दिन उसने अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायद आजम मोहम्मद अली जना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग-अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था, जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचा वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियाँ देता था, जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई, तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, इसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। उस हिंदुस्तान में उसकी महबूबा रहती है, मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्डर में 2 इंग्लोडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं, तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की हो गई। ये यूरोपियन वार्डर रहेगा या उड़ जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय बल्टी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगी? एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़ुबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओढ़ंदी, गड़गड़ांदी, इनकस्ती, बेध्याना दी, मंग दी, वाला दी लांटेन। दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लख्ते के लिए नहीं सोया, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पंडलियां भी फूल गई थीं, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी, तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है, तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पर्दी, गणगणांदी, बेध्यानांदी, मंग दी, वाला दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में आप दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह आप दी तोबा टेक गवर्नमेंट ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि तोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझन में गिरफ्तार हो जाते थे। कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जवाब पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में चला जाए, ये सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीना पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों किसी दिन सरे से गायब ही हो जाएं। इस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूँकि बहुत कम नहाता था, इसलिए सर और दाढ़ी के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाअस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेज़र था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि तोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल कर गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के गड़बड़ शुरू हुई
तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बसंत सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि वो दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज व अकारब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचा वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बन कर मिलने वालों के पास जाता और उससे कुछ पूछते तो खामोश रहता या कभी कभार और बर्दी कड़कड़ांदी इंग्तिस दी बेध्याना दी मंग दी वालाप दी लांटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बसंत सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी जब भी वो अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बखस उस जवाब न मिला तो उसकी करें दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उसकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बसंत सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हसब आदत कहकहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बसंत सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दें ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर उस पर बरस पड़ा। वो पर्दी गंगड़ांदी इंकस दी बेध्याना दी मंग दी वालाप वाहेगौर जी दा खालसा इन वाहेगौर जी की फतेह जो बोले सो निहाल ससरिया का। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह से एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बसंत सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बसंत सिंह फजलदीन को एक नज़र देखा और बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बसंत सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बसंत सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधाव सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए हैं उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरंडे लाया हूँ।
बसंत सिंह ने बरुंडो की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरते हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बसंत सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बसंत सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी, गंगड़ा दी, इंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी, वाला दी, पाकिस्तान, इंड, हिंदुस्तान, आप दी, दरफते मुँह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागलखानों से हिंदू सिख से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतालिका अफसर भी हमरा थे। वाघ के बॉर्डर पर तरफीन के सुपरटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना, उनके दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे, उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियाँ बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गूंगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बच रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वो 3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों के ये नारे सुनकर तेज आ गया था। जब बसंत सिंह की बारी आई और वाहक की उस पार मुतालिका अफसर उसके नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतालिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बसंत सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर बाकी ईमानदार साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर से चिल्लाने लगा, ओ पड़ी, गंगड़ांदी, इंकस्ती, बेध्याना दी, आप टोबा टेक सिंह इंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो फौरन उसे वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहाँ से नहीं हटा सकेगी। आदमी चूँकि बेज़र था, इसलिए उससे मजीद ज़बरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साख्त वसामत बसंत सिंह के हलक से एक फलक सकाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, ऊंधे मुंह लेटा हुआ है। इधर खार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।